Hello everyone, welcome to Geoscience Academy. My name is Sumit and from today onwards we will discuss polity. Okay, so guys polity काफ़ी इजी है. आपको पॉलिटी में रटना बिल्कुल नहीं है. आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है एंड सेकेंड इज इसकी लैंग्वेज को समझना है. अगर आपने इसके अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया एंड इसकी लैंग्वेज को समझ लिया तो पॉलिटी आपका बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. एंड आप सबको पता है कि यूपीएससी पॉलिटी से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो पूछती ही है. ठीक है, एंड हम यहाँ पे पॉलिटी में वही टॉपिक कवर करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो ज़्यादा पूछने के चांसेस है. ठीक है, एंड जो सोर्सेस है हमारे वो हमने लक्ष्मीकांत से लिए. आप सबको पता है कि लक्ष्मीकांत इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे. लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे हम, देन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. ओके, एंड देन पार्लियामेंट, PM, then Council of Ministers, CM and Council of Ministers, Governor and CAG, Attorney General of India and all. ठीक है, तो ऐसे हम टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर वाइज एंड इसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है. ठीक है, एंड जो एग्जाम पैटर्न है यूपीएससी का उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव अहेड. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं. एंड पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम 2 पार्ट में कवर करेंगे. देख लेते हैं. पहला पार्ट देगा हमारा कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक चलेगा एंड सेकेंड इज क्राउन रूल जो 1858 से 1947 तक चला. ठीक है, आप सबको पता होगा 1857 में क्रांति है. तो पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग रूल करती थी. बट जैसे आपको सबको पता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट था उसका इंडिया पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, यहाँ की सोच में. तो उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमें डायरेक्टली रूल करना चाहिए इंडिया पे, डायरेक्ट कंट्रोल लेना चाहिए. ठीक है, तो गाइस हम पहला जो कंपनी रूल है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. अभी इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आई मीन उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया था ताकि वो इंडिया को कंट्रोल कर सके. ठीक है, आप सबको पता है कि पहले इंडिया में वास्को डी गामा आया था, गुजरात में पहले फैक्ट्री सेटअप की थी. उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे से जो फॉरेन से पीपल आते गए यहाँ पे, सबको पता लग गया कि यहाँ पे इंडिया में लोग बहुत डाइवर्स है. यहाँ का एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है, मारता है एंड इजीली यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है. तो धीरे धीरे यहाँ पे लोग बिजनेस करना है. उसके बाद कुछ टाइम बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे बिजनेस पर्पज से. ठीक है, तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे उसने बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एरिया कवर करना स्टार्ट किया राजा से परमिशन लेने के बाद. वो टेरिटरी अपने अंडर में करता गया ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले ताकि हम अल्टीमेटली इंडिया को कंट्रोल कर सके. ठीक है, तो इसके फीचर्स देख लेते हैं हम. यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप लिया गया था वो लिया गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करता था उस उपाधि को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चेंज कर दिया. ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है, डायरेक्ट 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है ये. दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है, नाम याद रखिए गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ जैसे हमारे आज पीएम के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते, ऐसे ही वहाँ पे उसको
4 मेंबर्स दे दिए गए उसे असिस्ट करने के लिए उसके डिसीजंस में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई 4 मेंबर्स की। सेकेंड इज यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल जिसे बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो उसके अंडर में कर दिया गया बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस को, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो अब गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए थे, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना बॉम्बे और ये हो गया अपना मद्रास, ये अब आएंगे गवर्नर जनरल के अंडर में, ठीक है। गैस सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1774 में हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ की हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ है वो है कि यहाँ पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक गवर्निंग बॉडी स्टेब्लिश कर दी गई जो कि गवर्न करेगी किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है गाइस। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करने के लिए यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सेटअप किया गया ताकि वो चेक कर सके इसके रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को। लाइक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे रेवेन्यू मैनेज कर रही है, कैसे पॉपुलेशन को मैनेज करती है, कैसे उन पर रूल करती है, ठीक है, एंड ऑल, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता सके कि यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है, ठीक है, यहाँ से, ताकि पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में है। तो यहाँ पे हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होता है। एंड सेकेंड इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। गाइज इसको मैंने पूरा कवर नहीं किया बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में। एंड इसमें जो ज़्यादातर जो हुआ था काम वो इसमें रेक्टिफिकेशन का हुआ था। रेक्टिफिकेशन हुआ था 1773 में, जो भी हमने पढ़ा है उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन थे, कुछ जो गलतियाँ थी जो उन्होंने कवर की थी, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो ज़्यादातर जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो आप इसका याद रखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके फीचर्स देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे पहली बार कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी के थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्निंग बॉडी बनाई थी वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे सेपरेट कर दिया था। एंड एक और गवर्निंग बॉडी बनाई गई नई जिससे नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे इनके जो फंक्शन डिवाइड कर दी, इनके वर्क डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि पहली बार डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। डबल गवर्नमेंट जैसे लाइक हमारे अभी होता है, सबसे ऊपर होता है सेंटर होता है, उसके नीचे होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं डबल गवर्नमेंट, जिसे हम फेडरलिज्म का पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसके हैंड में सिविल से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स थे अब वो सुपरवाइज करता था, ठीक है। अब इस एक्ट को इम्पोर्टेंट 2 रीजन की वजह से कहा गया। पहला कि पहली बार जो कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में उसे पहली बार ब्रिटिश पोजेशन एरिया कहा गया था, ठीक है। ब्रिटिश ने बोला था कि अब हमारा एरिया, अब हम यहाँ पे रूल करते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी होगा हमारे अकॉर्डिंग होगा। एंड सेकेंड इज कि यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोल कंपनी का उनके हैंड में आ चुका था, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में, सॉरी, ठीक है। उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में अब वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में आ चुका था, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जो चार्टर एक्ट है वह 20 ईयर्स के गैप में आए थे, ठीक है। तो आप अगर एक भी याद करें तो आपको याद रहेगा कि नेक्स्ट आपका चार्टर एक्ट कब आया था। हमने यहाँ पे वही चार्टर एक्ट स्पेसिफाई किए अपने जो प्रेजेंटेशन में, जो हमें
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो पूछने की चांसेस ज़्यादा है यूपीएससी में। फीचर्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उनके ओवरराइडिंग पावर्स को बढ़ा दिया। गाइस हुआ क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बने तो उनकी जो दो डिमांड थी कि वो अपने काउंसिल का डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज कि वो मिलिट्री से पावर ही अपने हैंड में चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि जो गवर्नर जनरल जो आगे फ्यूचर में आएंगे उनके लिए जो ओवरराइडिंग पावर है उसे बढ़ा दिया गया और इस काउंसिल। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की 20 साल के लिए। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि 20-20 साल के लिए आया करते थे, तो अब क्या हुआ कि उनकी जो ट्रेड मोनोपोली है 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर साइन करवा के लाई थी, किससे, क्वीन एलिजाबेथ से, कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं इंडिया में 20 साल के लिए। तो ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे मोनोपोलीज की बढ़ा दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करेगी। ठीक है, इन साथ ही साथ जो कमांडर इन चीफ हुआ था वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था कि कमांडर इन चीफ भी वही होंगे या फिर उनके पास उससे रिलेटेड पावर होगी। तो अब ये हुआ, इट इज प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ इज वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। वह गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो चाहते थे कि इससे रिलेटेड भी पावर उनके हैंड में ही हो। अनादर इज, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी, अब उनको इंडियन रेवेन्यू से ही पेड किया जाता था। ठीक है, यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करता था टैक्स एंड ऑल के थ्रू, अब उससे ही उनको पे किया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फीचर्स देख लेते हैं इसके। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इंडिया। ठीक है, जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 20-20 साल से बढ़ती जा रही थी, उसे अब अबॉलिश कर दिया कि अब यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेगी। अब ओपन कर दिया सब ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए कि अब कोई पे भी आके कोई ब्रिटिश मर्चेंट आके यहाँ पे बिजनेस ट्रेड कर सकता था। लेकिन एक बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है कि यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली कंपनी की अभी भी थी, किसमें, टी में, और ट्रेड विद चाइना में। चाइना के साथ जितने भी बिजनेस रिलेशन थे और जो टी से रिलेटेड जो बिजनेस थे उसमें अभी भी मोनोपोली किसकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, और उसके बाद फिर अब ये बोल दिया कि जो ब्रिटिश जो इंडिया टेरिटरी है वो उसका जो हेड है वो ब्रिटिश क्राउन है। अब तख्त तो ताज के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा, उसके डिसीजन जो भी रहेंगे वो सोवेजन लेंगे और वही अब डिसीजन लेंगे इससे अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ ही साथ गाइस इसमें यह हुआ था कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो फादर्स होते चर्च वगैरह के या फिर जो क्रिश्चियन लोग रहते वो इंडिया आए और उन्होंने धर्म परिवर्तन स्टार्ट कर दिया लोगों का, उनको बताते हुए कि आप ब्लैक पीपल हो या फिर आप, हम जो वाइट पीपल है वो सुपीरियर होते हैं, हम गॉड के लोग हैं। ठीक है, हमको इनलाइटन करने के लिए भेजा गया गॉड ने, और साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा चार्टर एक ये वाला खत्म होता है। अब नेक्स्ट चार्टर स्टार्ट होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फीचर्स देख लेते हैं इसके। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपको देखा मैंने कि अभी यहाँ पे सोवर्जनपुर हो चुका था ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, मतलब ये है कि अब ओवरऑल आ चुका था, ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल कर रहा था। तो अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, पहले बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस ही थे। अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल के उपाधि को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछती है काफ़ी। ठीक है, चार्टर एक के फीचर्स पूछ लेगी कि इनमें से कौन सा इस चार्टर एक का फीचर नहीं है। ठीक है, और उसके एंड में सिविल और मिलिट्री पावर दे दी गई।
ठीक है, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी गई कि पूरी टेरिटरी को ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी बनाया जाए। ठीक है, पहली बार, जैसे कि आपने बताया ना, अब आपने सुना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, तो अब पूरा इंडिया उसके अंडर में आ चुका था। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, उसने क्या किया, जो पहले गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे वो किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में थे। अब उनके लेजिस्लेटिव पावर उनको वापस से दे दी गई, वापस से वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो चुके थे, लेकिन अब वो आते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, ठीक है गाइस, उनको इंडिपेंडेंट किया गया था, लेकिन वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में। इंडिपेंडेंट किया मतलब ये कि अब बंगाल के अधीन नहीं रहेंगे वो। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन है वो। ठीक है, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड तो किया था। ठीक है, मोनोपोली को नहीं, मतलब उसके ट्रेड को एक्सटेंड किया था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो पहले वो कमर्शियल बॉडी थी, ठीक है, अब वो हो गई थी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क था वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में आ चुका था। और अब जो भी काम होते थे वो उनके मेजेस्टी इन ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी के अकॉर्डिंग हुआ करते थे। मतलब ये है कि जो क्राउन आएंगे, जो क्राउन पे बैठेगा, एलिजाबेथ है या फिर एलिजाबेथ के बाद जो भी रहेगा उनका जो सक्सेसर रहेगा वो भी इंडिया पे रूल करेगा जो नेक्स्ट आएगा। ठीक है, सो गाइस आई नो डेट आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम बोल सकते हो बाकी पॉलिटिकल चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको इसको 2 बार रीड करना है, आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, आपको एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको एक न एक बार कम से कम आपको बुक से रीड करना है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, कैसे समझाया और क्या समझाया है। ठीक है, आप उसे लिंक कर सके। तो मेक श्योर कि आप एक बार बुक से रीड जरूर करें लेक्चर देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं इसके। पहली बार लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल के काउंसिल के यहाँ पे सेपरेट कर दिए थे। ठीक है, बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आगे चल के क्या बन गई थी, वो इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी आगे जाके। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का, सिविल सर्वेंट्स का। मतलब इसके पहले यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज में नहीं थे, प्योर ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन अब यहाँ पे इंडियंस को भी अलाउ कर दिया था सिविल सर्विसेज में। गैस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकॉले कमेटी बैठी थी जिन्होंने अप्रूव किया था कि इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाए सिविल सर्विसेज में। ठीक है, ये पूछा गया बहुत बार यूपीएससी में ना, आपको सबको पता होगा, बिकॉज ये ऑल आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज कब कहाँ से स्टार्ट हुई थी इंडिया में। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था लॉर्ड मैकॉले कमेटी के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल। ठीक है, कंपनी रूल को एक्सटेंड किया। ठीक है, कि वो कंपनी ट्रेड कर सकती है, काम कर सकती है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जैसे पहले 20 साल के लिए किया गया था, 20 ईयर्स के लिए चार्टर आया करते थे, अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया था। इसका एक ही मतलब था कि अब कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जा सकती है, जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर फेंक सकता है। ठीक है, उसके बाद पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमने पीछे देखी बनाई गई थी, उसमें 6 मेंबर्स को लिया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, जिससे हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसकी जो काउंसिल, मतलब ये बोल सकते हैं कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को शामिल किया गया था। इसमें से 4
लोकल प्रोविंस अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से होते थे। ठीक है गाइस, ये स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा गया है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये पॉइंट काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, 6 न्यू मेंबर स्टार्ट किए गए थे, उसमें 4 मेंबर थे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा से। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर कि आप एक बार रीड ज़रूर करें। एंड ये हमारा यहाँ पे पहला पार्ट ख़त्म हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। जल्दी हम अपने दूसरे पार्ट के साथ आगे आएंगे एंड वहाँ पे हम कवर करेंगे 1858 से 1947 तक। लाइक 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, वहाँ तक जो भी हुआ है वो कवर करेंगे। गाइस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हमारा यहाँ कवर करने का मतलब ये था कि आपको पता चले कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो बेस है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हुआ है। लाइक आप बोल सकते हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे स्थापना हुई है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हो चुका था ऑलरेडी, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें आपको कवर करनी कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको समझना है। ठीक है, एंड आप अगर लेक्चर को अगर 2 बार भी देख लेंगे एंड एक बार अगर बुक से रीड कर लेंगे तो आप इजीली उसको कर सकते हैं ना, इजीली आप क्वेश्चन लगा सकते हैं इन फ्यूचर यूपीएससी की कोई सी भी एग्जाम में। ठीक है गाइस, सो गाइस थैंक यू सो मच एंड जल्दी मिलते हैं, गुड लक।